ओम नमः शिवाय। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। विनीता को गए अब 3 महीने हो चुके थे और उसके जाने से उसके घर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। जो लोग विनीता को अपने घर की एक वस्तु से ज्यादा और कुछ नहीं समझते थे, अब उन्हें भी धीरे धीरे विनीता की कमी का एहसास हो रहा था। इसी बीच अनिकेत को भी विनीता के काम की बहुत याद आई कि उसकी हर जरूरत का सामान बिना अनिकेत के कहे विनीता उसके हाथों तक पहुंचा देती थी, जिससे न सिर्फ अनिकेत का काम कम हो जाता था, बल्कि विनीता उसके हिस्से का काम करके उसका वक्त भी बचाती थी। पर अनिकेत का अहम उसे हर बार विनीता के इस ख्याल से उसे बहुत दूर कर देता था। विनीता के घर में अब सबको उसकी याद तो आ रही थी, पर विनीता की नहीं, बल्कि उसके काम की। दिन रात एक करके आखिर विनीता ने इंग्लिश सीख ही ली। सुबह से उसके टीचर आकर उसे इंग्लिश पढ़ाते और बाकी सीता ऑफिस से आने के बाद विनीता का रिवीजन कराकर उसे इंग्लिश सिखाती। एक दिन विनीता अपना सामान पैक करके इशिता के पास आई। इशिता ने देखा तो पूछा, विनीता ये सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? अपने घर। पर अभी तक तूने पूरी तरह से इंग्लिश सीखी नहीं है, ये तो बस। तभी विनीता ने इशिता की बात के बीच में कहा कि मुझे इंग्लिश का सिर्फ ज्ञान चाहिए था, जो कि मुझे मेरे मास्टर जी और तुमसे मिल चुका है। और फिर अब मुझे अपने घर भी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। और वैसे भी मैंने इतनी इंग्लिश तो सीख ही ली है कि मैं अपने बच्चे और पति की अकल को ठिकाने ला ही सकती हूँ। विनीता की बात सुनकर अब इशिता को भी लगा कि उसे अब अपनी सहेली को जाने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपके घर मेहमान बनकर आता है, उसका जाना तो बहुत अखरता है, पर उसका जाना भी उतना ही जरूरी होता है। इसके बाद इशिता ने बहुत ही प्यार से विनीता को गले लगाया और कहा कि बेस्ट ऑफ लक विनीता, और फिर वहां से अपने घर और एक नए सफर के लिए निकल गई। इधर विनीता के घर में आज बहुत जोरों का तमाशा लगा हुआ था। अनिकेत को एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना था और उसने अपनी सबसे जरूरी फाइल कहीं रखी थी और अब उसे याद नहीं आ रहा था। और इसी टेंशन में आज अनिकेत ने सबकी क्लास लगा दी। अपनी माँ और बच्चे सभी पर अनिकेत जोर जोर से चिल्ला रहा था। सभी खामोश होकर अनिकेत के साथ उस फाइल को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी अचानक से विनीता ने अपने घर के दरवाजे की डोरबेल बजाई। पाखी ने जाकर दरवाजा खोला और सामने विनीता को देखकर जोर से चिल्लाई, पापा, मम्मी घर आ गई है। विनीता घर के अंदर प्रवेश करने लगी कि तभी अनिकेत ने कहा, रुक जाओ, खबरदार जो इस घर में अंदर आने की कोशिश की। अनिकेत का गुस्सा फाइल को लेकर पहले ही बहुत ज्यादा था। ऊपर से विनीता की एंट्री ने अनिकेत के गुस्से को और बढ़ा दिया था। अनिकेत का गुस्सा देखकर भी विनीता ने कोई रिएक्ट नहीं किया और अंदर हॉल में आकर पास रखे सोफे में जाकर सुकून से बैठ गई। विनीता की ऐसी हरकत और हिम्मत देखकर अनिकेत को बहुत गुस्सा आया और बाकी सबको बड़ी हैरानी हुई कि अनिकेत के मना करने के बाद भी विनीता ने अनिकेत की बात नहीं सुनी। अनिकेत गुस्से से विनीता के पास गया और उसने विनीता से कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैंने तुमसे क्या कहा है? अपने कान क्या तुम अपनी सहेली के घर पर ही भूल कर आ गई हो, जो मेरी बातें तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रही है? मैंने कहा कि तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। गेट आउट फ्रॉम हियर। नो, नेवर। दिस इज नॉट ओनली योर हाउस, इट्स आवर हाउस, बिकॉज आई एम योर वाइफ।
विनीता के इतने कहते ही अनिकेत, पाखी, समर और हीरा देवी के तो होश ही उड़ गए कि विनीता ने इतनी इंग्लिश कहाँ से सीख ली। खैर, विनीता ने जो कहा था वो अनिकेत, पाखी और समर को तो समझ में आ गया था, पर हीरा देवी बहुत चिंता में थी। आखिर इंग्लिश में विनीता ने उनके बेटे को क्या जवाब दिया है, ये उन्हें कैसे पता चलेगा। ओह, तो तुम इतने दिन से अपनी सहेली के यहाँ रहकर इंग्लिश सीख रही थी, मतलब अब कम पढ़ी लिखी इंग्लिश मैम बनने की कोशिश में है। इतना कहकर अनिकेत जोर जोर से हंसने लगा। वो अलग बात है कि कोई इसकी पहचान गुणों से करता है तो कोई भाषा से। विनीता ने पहली बार अनिकेत को पलटकर ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि उसके अहम पर भी वार किया था, जिसके बाद न सिर्फ अनिकेत की हंसी रुक गई बल्कि वो खुद विनीता के इस बर्ताव को देखकर हैरान रह गया। लेकिन अनिकेत जिस रुतबे को अपने सारे घर वालों के सामने बनाकर रखता था, आज उस पर विनीता ने पलटवार किया था, जो कि अनिकेत के अहम के बर्दाश्त के बाहर था। तुम इस घर से जा रही हो या मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूं। तभी विनीता ने अनिकेत की भी आंखों में आंखें डालकर बहुत ही अकड़ से कहा कि किस हक से आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस घर से, वो भी धक्के मारकर, निकालना चाहते हैं। विनीता का अनिकेत को ऐसे पलटकर जवाब देना अनिकेत और बाकी सबको बड़ी हैरानी में डाल रहा था। पर अब अनिकेत और विनीता के बीच में एक जंग छिड़ गई थी, जिसे अनिकेत हर हाल में विनीता से जीतना चाहता था, और इसीलिए अनिकेत ने ताव देकर विनीता से कहा कि तुम्हारे पति होने के हक से अभी और कुछ जानना है तुम्हें, कि मैं एक पति होने के हक से तुम्हारे साथ और क्या क्या कर सकता हूँ। इस बार विनीता ने भी उसी तेवर में अनिकेत को जवाब देते हुए कहा कि अगर आप मेरे पति हैं तो इस नाते मैं आपकी पत्नी, और आपकी पत्नी होने के नाते इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका। इसीलिए इस घर से आप तो क्या, मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता। तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तब तो तुम मेरी पत्नी नहीं रहोगी और तब तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल ही सकता हूँ। आप शायद विदेशी पढ़ाई करते करते हमारे देश के कानून को तो भूल ही गई है पतिदेव, कि तलाक होने तक भी पति और पत्नी को कम से कम 6 महीने तक एक ही छत के नीचे रहना होता है। तो इस हक से आप मुझे 6 महीने तक तो इस घर से नहीं निकाल सकते, और उसके बाद मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। विनीता ने आज पहली बार अनिकेत को हार का मजा चखा ही दिया था, जिसके बाद तो अनिकेत का चेहरा गुस्सा से लाल हो चुका था। अपने बेटे की ऐसी बेइज्जती देखकर हीरा देवी से रहा नहीं गया और वो भी बीच में कूद पड़ी, और उन्होंने विनीता को ताना मारते हुए कहा कि जब तुझे इस घर से इतना ही प्यार था तो ये घर छोड़कर गई ही क्यों थी, और जब एक बार छोड़कर चली ही गई थी तो फिर वापस क्यों आई है। अब बारी हीरा देवी की थी, तो विनीता उन्हें भी जवाब देने से आज पीछे नहीं रही। क्या मैंने जाने से पहले आपसे ऐसा कहा था कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, या फिर कोई लेटर लिख कर गई थी जिसमें ये लिखा था कि मैंने ये घर छोड़ दिया है? नहीं ना, तो फिर आप मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है कि मैं ये घर छोड़कर चली गई थी? अरे मैं 20 साल से इस घर में रह रही हूँ और इस घर की पूरी जिम्मेदारी उठा रही हूँ, तो मैं थक गई थी इन सब से, और इसीलिए मैं किसी पराये मर्द के साथ भागकर नहीं गई थी, बल्कि अपनी सहेली के घर कुछ दिनों की वेकेशन पर गई थी। और जहाँ तक मुझे याद है कि मेरी सहेली ने आपके बेटे को कॉल करके मेरे आने की इन्फॉर्मेशन दे दी थी। विनीता के मुंह से इंग्लिश के इतने कठिन वर्ड सुनकर घर में सभी हैरान थे।
पर विनीता थी कि आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। विनीता के हाव भाव देखकर अनिकेत समझ गया कि विनीता की सहेली ने इसको पट्टी पढ़ा दी है, इसीलिए इतना अकड़ रही है। अभी इससे बात करना ठीक नहीं होगा, पहले मैं अपनी मीटिंग खत्म कर लूं, इसके बाद मैं इससे भी निपट लूंगा और तब तक इसका ये भूत भी उतर जाएगा। अनिकेत ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि माँ, अभी मुझे मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है, इसीलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाद में आकर इस मुसीबत से निपटता हूँ। इतना कहकर अनिकेत बाहर की तरफ जाने लगा। तभी विनीता ने अनिकेत को रोकते हुए कहा कि मुझे निपटाने की जल्दी में कम से कम अपनी इम्पोर्टेंट फाइल तो अपने साथ लेकर जाइए, वरना मीटिंग में क्या मेरे बारे में सबको बताएंगे। तभी विनीता ने टेबल के नीचे से अनिकेत की इम्पोर्टेंट फाइल उठाकर उसके हाथ में दे दी। फाइल को देखकर अनिकेत के चेहरे पर सुकून से भरी स्माइल आ गई, पर यह फाइल विनीता ने उसे ढूंढ कर दी थी। इस बात की खुन्नस अनिकेत को अभी भी थी, पर मीटिंग और फाइल बहुत जरूरी थी, इसीलिए अनिकेत ने विनीता के हाथ से फाइल ली और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अनिकेत के जाते ही विनीता ने अपने बच्चों की तरफ देखा और उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि विनीता अपने बच्चों से बिना देखे मिले और यहाँ तक कि बिना एक पल भी बात किए पूरे 3 महीने दूर थी। लेकिन वो जानती थी कि अभी भी उसके बच्चों के मन में उसके लिए ना तो इज्जत है और ना ही प्यार। वो आज भी मुझे उस कम पढ़ी लिखी गवार माँ की नज़र से देख रहे होंगे, इसीलिए मुझे अपनी भावनाओं को थोड़ा काबू में करना होगा और संयम से काम लेना होगा, तभी मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊंगी। इसके बाद विनीता ने किसी से बात नहीं की और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में जाते ही विनीता ने कमरे का अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और मुंह दबाकर जोर जोर से रोने लगी कि उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने है, वो भी इतने दिनों के बाद। पर वो उन्हें जी भर के गले भी नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर विनीता ने ऐसा किया तो इससे बच्चे ये समझ जाएंगे कि उनकी माँ आज भी उतनी ही कमज़ोर है जितनी कि यहाँ से जाने से पहले थी, और फिर वो कभी भी विनीता की बात के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। जी भरकर रो लेने के बाद विनीता ने अपने कमरे की हालत देखी तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि उसके पति ने कमरे की बहुत ही बुरी हालत कर रखी थी। कहीं जूते पड़े थे तो कहीं कपड़े। विनीता ने अपने आंसू पोंछे और फिर तुरंत ही साफ सफाई में लग गई। 1 घंटे की मेहनत के बाद आखिर विनीता ने अपने कमरे की सफाई कर ही ली थी, और तभी अचानक से विनीता के कानों में उसकी सास की आवाज़ सुनाई दी कि ओ महारानी, अब अपने कमरे में आराम कर लिया हो तो फिर नीचे आकर मेरी भी सेवा पानी कर दे थोड़ी। विनीता अपना काम खत्म करके उसी तेवर में नीचे गई जिस तेवर के साथ वो घर में आई थी, जिससे लोगों को उसमें आया हुआ बदलाव महसूस हो सके। अरे ओ महारानी, चल जाकर खाना बना दे, सुबह से कुछ खाया नहीं है, बड़ी भूख लग रही है मुझे, और चल जल्दी खाना बनाकर मेरे पैरों में गुनगुने तेल से मालिश कर दे, बड़ा दर्द हो रहा है तुझे देखकर। विनीता ने ठान लिया था कि वो सबसे पहले तो अपनी सास की ही अकल ठिकाने लगाएगी। विनीता अपनी सास की बात सुनकर सीधा किचन की तरफ गई और जाकर अंदर से सब्जी और आटा को एक बर्तन में लेकर आ गई। ये देखकर उसकी सास ने कहा कि आज तू क्या मुझे कच्चा खाना ही खिलाएगी? अपनी सहेली के घर जाकर क्या तू खाना बनाना भी भूल गई? तब विनीता ने हंसते हुए कहा कि नहीं माँ जी, मुझे तो सब बहुत अच्छे से याद है, पर शायद मेरे 20 साल से किचन में खाना बनाने की वजह से आप खाना बनाना पूरी तरह से भूल चुकी है। इसीलिए आज से और अभी से आप भी मेरे साथ खाना बनाने में मेरी मदद करेंगी। आप यहाँ से सब्जी काटकर और आटा लगाकर मुझे देगी, तब जाकर मैं इस सब्जी को पकाऊंगी और गरम गरम रोटी बनाकर आपको खिलाऊंगी।
जिससे पूरे दिन कुर्सी पर बैठने की वजह से आपके पैरों में जो दर्द होता है ना, मुझे देखकर वो होना बंद हो जाएगा। और साथ ही साथ आप खाना बनाना भी सीख जाएगी, क्योंकि आपके बेटे ने ही अभी कहा है ना कि वो मुझे 6 महीने में तलाक देकर घर से बाहर निकाल देंगे, वो भी धक्के मार के। तो फिर मेरे चले जाने के बाद किसी को तो इस घर में खाना बनाना ही पड़ेगा, और आपके सिवा इस घर में चूल्हा कौन जलाएगा। तो आपको अभी से इसकी आदत डाल लेनी चाहिए माँ जी। अपनी कम पढ़ी लिखी गंवार बहू को ऐसे जवाब देते सुनकर हीरा देवी के तो होश ही उड़ गए, और उन्होंने तुरंत बहुत गुस्से से विनीता से कहा कि अब तू अपनी सास से काम करवाएगी अपनी सहेली के घर में रहकर। क्या तूने अब अपने बड़ों को भी इज्जत करना भी छोड़ दिया है, या फिर अपनी सहेली की तरह तू भी अपने संस्कार भूल गई है। अरे मैं तेरी सास हूँ सास, और मैं तेरे रहते घर के काम करूँ तो फिर क्या तू आराम करेगी। चल जाकर चुपचाप खाना बना, जैसे अभी तक बनाती आई है। अपनी ये दादागिरी मुझ पर तो मत ही चलाना। और वैसे भी तू अगर ये सोच रही है कि अनिकेत को तूने जो आज इतना सब कुछ कहा है उसके बाद वो शांत बैठ जाएगा, तो ये तेरी गलतफहमी है। उसे तो ऑफिस के लिए देर हो रही थी, तो वो अभी चला गया है। लौट कर जब आएगा तब तेरी खैर नहीं। विनीता चुपचाप अपनी सास की बातों को सुनती रही। फिर थोड़ी देर बाद कहा कि आपका हो गया माँ जी, या अभी भी कुछ बाकी है, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है और आप अभी भी वही घिसी पिटी बातें कर रही हैं। तो अगर आप इन बातों के साथ थोड़ा हाथ भी चला लेगी तो मुझे लंच बनाने में मदद हो जाएगी। विनीता के इस बर्ताव को देखकर हीरा देवी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने विनीता के हाथ से सब्जी और आटा की थाली लेकर नीचे पटक दिया और कहा कि लेकर दी मैंने तेरी मदद, अब कर तुझे जो भी करना है। और आज तो रुक, आज तेरा ये तेवर मैंने अपने बेटे से न उतरवा दिया तो मैं भी तुझ जैसी कम पढ़ी लिखी बहू की सास नहीं। विनीता को अपनी सास की ये हरकत देखकर गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपने गुस्से को बड़ी खामोशी से पी लिया, क्योंकि वो अपनी सास के साथ कोई जंग नहीं लड़ना चाहती थी, बल्कि वो अपनी सास को सही रास्ते पर लाना चाहती थी। इसीलिए उसने बड़ी शांति से कहा कि आपने जो ये मेरी मदद की है ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब घर में चूल्हा तभी जलेगा मेरे हाथों से जब आप यही सब्जी और आटा लगाकर मुझे देगी, नहीं तो मैं चली अपने कमरे में आराम करने। विनीता का ये जवाब सुनकर अब हीरा देवी को भी थोड़ा झटका लगा कि आज पहली बार विनीता ने उनकी बात को काटा है और अपनी मनमानी की है। पर हीरा देवी ये भी बहुत अच्छे से जानती थी कि विनीता की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बच्चे हैं। वो सबको और यहाँ तक कि खुद को भी भूखा रख सकती है। वो अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रहने देगी, इसीलिए वो खाना तो जरूर बनाएगी। और बची इसकी अकड़, तो आज शाम को ऑफिस से लौटकर मेरा बेटा ये कसर भी पूरी कर ही देगा। हीरा देवी ने घूर कर विनीता को देखा और वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। विनीता को ये देखकर बड़ा दुख हो रहा था कि आज उसने पहली बार अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव किया, पर वो जानती थी कि अगर वो दिन कठोर करके इस घर पर नहीं रहेगी तो वो जो चाहती है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। इसके साथ अन्न का ऐसा अपमान विनीता से देखा नहीं जा रहा था, पर वो अपनी सास की ये हरकत अपने पति को दिखाना चाहती थी कि उनकी माँ उनकी दिन रात की मेहनत की कमाई का कैसा मान रखती है। क्योंकि आज से पहले हीरा देवी ने हमेशा ही अपने बेटे और बहू के बीच दूरी बनाने की ही कोशिश की थी, और इसके लिए वो हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसा करती थी जिससे अनिकेत और विनीता के बीच के फासले कम नहीं हो पाते थे, और इसका भरपूर फायदा हीरा देवी उठाती थी। अब हीरा देवी चाहे जैसी रही हो, पर कहीं ना कहीं वो सही भी थी कि विनीता कभी भी अपने होते हुए अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती है।
और घड़ी का वक्त देखकर अब विनीता को चिंता होने लगी कि वो अब अपने बच्चों के लिए खाना कैसे लाए, क्योंकि अगर उसने अपने बच्चों के लिए खाना बना दिया तो घर में सभी को समझते देर नहीं लगेगी कि विनीता आज भी वही है जैसी कल थी। इसीलिए अब वो बहुत परेशान हो गए कि आखिर वो अब करे तो क्या करे। थोड़ी देर में दोपहर के लंच का टाइम हो गया और विनीता के घर में वापस लौट आने की वजह से पाखी और समर ने सोचा कि अब तो उनके सारे काम वक्त पर हो जाएंगे, और यही सोचकर वो दोनों ही अपने कमरे से भागकर नीचे खाना खाने के लिए आए। और जब उन्होंने बिखरी हुई सब्जी और आटा देखा तो वो समझ गए कि उन्हें आज भी खाना नहीं मिलने वाला। तभी समर ने पाखी से कहा कि चल पाखी, जल्दी से रेडी हो जा, हम पास वाले कैफे में चलकर अच्छा सा लंच करते हैं। दरवाजे के पीछे खड़ी विनीता ने ये बात सुन ली और वो जाकर समर को रोकते हुए बोली कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। समर ने बड़ी ताव से कहा कि अब इस घर में जब किसी को हमारी कोई चिंता है ही नहीं, तो फिर हम दोनों को ही ना अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और अब हम दोनों को बहुत भूख लगी है और इसीलिए हम दोनों लंच करने बाहर जा रहे हैं। चाहे तो आप भी आ सकती हैं, पर अफसोस आप तो फास्ट फूड खाती नहीं है। अरे नहीं, आपसे तो फास्ट फूड खाते बनता ही नहीं है, और ना ही आपको पता है कि फास्ट फूड होता क्या है। इसीलिए ये हम खा लेते हैं और आप घर पर दाल चावल खा लीजिएगा। समर की बात सुनकर पाखी जोर से हंसने लगी, पर विनीता को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन उसने शांत रहकर समर को जवाब दिया, ओके, तो फिर आज मैं तुम दोनों के साथ चलकर फास्ट फूड देख ही लेती हूँ। क्या पता तुम लोगों को देखकर मुझे भी अच्छा लगे। नहीं, हम अपनी इंसल्ट कराने के लिए आपको अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। सोच लो, अगर तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर गए तो तुम लोग जो भी खाओगे उसका बिल पेमेंट मैं करूँगी, और अगर मुझसे फास्ट फूड खाते नहीं बना तो मैं हर रोज़ तुम दोनों को बाहर खाना खाने के पैसे भी दूंगी। अब विनीता ने तो ये बात अपने बच्चों की सहमति पाने के लिए बोल दी, जबकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन पाखी और समर ने सोचा कि वैसे भी अब उनके पापा उन्हें पैसे देने में आनाकानी करते हैं, और ऊपर से कौन सा हमारी मम्मी को बाहर की नॉलेज है, वो पक्का ही अपना गंवारपन दिखा देगी और हमें तो खाने के लिए पैसे मिल जाएंगे। अपने भाई की इस बात पर पाखी ने भी सहमति जताई और दोनों ने विनीता को साथ में चलने के लिए कह दिया। बस विनीता तो अब यही चाहती थी कि उसे बच्चों के साथ एक मौका मिल जाए और वो अब एक एक करके सबको सही रास्ते पर ले आए। विनीता के साथ उसके दोनों बच्चे पाखी और समर पास के ही कैफे में पहुंच गए। पाखी और समर अंदर ही अंदर बहुत खुश थे कि वो आज अपनी माँ को अच्छा सबक सिखाएंगे कि मॉडर्न होना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि विनीता के बच्चे ये बात अच्छे से जानते थे कि विनीता आज तक कभी किसी कैफे तक नहीं गई थी, और ऊपर से फास्ट फूड विनीता ने तो कभी नाम तक इनका सही से नहीं बोला होगा, तो इनके खाने का तरीका तो बहुत दूर की बात है। दूसरी तरफ विनीता इस बात से ही बहुत खुश थी कि उसने अपने बच्चों के साथ आज बाहर आने का मौका मिला। कैफे पहुंचकर समर और पाकी ने विनीता के साथ और गेम शुरू कर दिया। उन्होंने विनीता से कहा, लो मम्मी, हम आ गए कैफे, चलिए आज हम दोनों आपकी पसंद का कुछ खाना चाहते हैं, इसीलिए आज आप वेटर को खुद बुलाकर खुद ही ऑर्डर करिए। क्यों, ठीक है ना पाकी? पाकी अपने भाई समर का प्लान समझ चुकी थी, इसीलिए उसने भी कहा कि हाँ, मुझे मंजूर है। फिर मेनू देते हुए पाकी ने अपनी माँ से कहा कि लीजिए मम्मी, इसे पढ़कर खुद ऑर्डर करिए, पर ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें सारी डिश इंग्लिश में लिखी हुई है, कहीं आपके लिए थोड़ी मुश्किल ना हो जाए। पाखी और समर विनीता का मजाक हर बात पर उड़ा रहे थे। उन्हें अपनी माँ को नीचा दिखाने में या फिर उसकी कमजोरी का मजाक बनाने में बहुत मज़ा आता था,
और आज भी वो दोनों अपनी माँ के साथ वही कर रहे थे। विनीता को अपने बच्चों की ये हरकत देखकर अंदर ही अंदर खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे बच्चों को जन्म दिया है। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकते, वो अपने समाज और देश का भला कैसे ही करेंगे। विनीता ने पाखी और समर की नीयत को बहुत अच्छे से भांप लिया था, पर फिर भी उसने अपने बच्चों से कुछ नहीं कहा और पाखी से मेनू लेकर उसे देखने लगी। पाखी धीरे से अपनी चेयर को समर के पास खिसका कर बैठ गई और दोनों ने आपस में ही फुसुर फुसुर शुरू कर दिया। देखा भैया, मम्मी ने कितने ताव से ये मेनू मुझसे लिया है। अब मजा तो तब आएगा जब ये उसमें लिखी हुई डिश का नाम बोलेगी, जैसे पिज्जा को पिज्जा, नूडल्स को नूडल, सैंडविच को सैंडविच, और भी पता नहीं क्या क्या ना बोले अपनी भाषा में। आहा हा, वहाँ तक तो बहुत दूर की बात है, असली मजा तो अभी आने वाला है। अब ये वेटर ना बोलकर भैया ओ भैया जरा इधर आना करेगी तब। हा हा हा, दोनों भाई बहन आपस में बात करके हंसने लगते हैं। विनीता दबे कानों से दोनों की बातों को चुपचाप सुन रही थी। उसका मन तो बहुत कर रहा था कि वो अपने बच्चों को चांटे मार दे और असली मजा दिला दे, पर वो जानती थी कि उसके बच्चे अब इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब उसकी कोई भी मार उसके बच्चों को सही रास्ते पर नहीं ला सकती, बजाय सबक सिखाने के। तभी विनीता ने वेटर को देखकर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी प्लीज कम हियर। वेटर तुरंत आया और उसने कहा, यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू, प्लीज टेक माई ऑर्डर। ऑफ कोर्स मैम, टेल मी व्हाट डू यू वांट। वन रेगुलर साइज पिज्जा एंड वन प्लेट हक्का नूडल एंड कोल्ड कॉफी। और तभी अपने बच्चों की तरफ देखकर कहा, एनीथिंग एल्स। नहीं। और समर की आंखों के साथ साथ इतना बड़ा मुंह खुला हुआ था कि उन्हें सुनाई ही नहीं दे रहा था कि उनकी माँ उनसे क्या कह रही है। तभी विनीता ने अपने बच्चों को ताना मारते हुए कहा कि शायद इनका पेट मेरी इंग्लिश सुनकर ही भर गया है, इसीलिए ये जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरे लिए इतना सब ले आइए और कुछ ज़रूरत होगी तो आई विल कॉल यू। वेटर वहाँ से विनीता का ऑर्डर लेकर चला गया और इधर पाखी और समर ने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और खुद का खुला हुआ मुंह बंद किया। तभी धीरे से आकर पाखी ने अपने भाई से कहा कि ये कौन सा जादू हो गया जो मम्मी को इतनी इंग्लिश आ गई। क्या एक बार में इंग्लिश बोली है, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था और अब मुझे मम्मी की चाल समझ में आ गई। चाल? कौन सी चाल? अरे मम्मी को अभी भी कोई इंग्लिश नहीं आती है, ये तो मम्मी ने रात भर बैठकर इंग्लिश के 2-4 शब्द रट लिए होंगे, बिल्कुल दादी की तरह। अब ये दादी कहाँ से आ गई मम्मी के बीच में? अरे दादी की ही तो ये सब करामात है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बोलना चाहते हो? मुझे याद है कि दादी हमसे कभी कभी इंग्लिश में बात क्या करती है। तूने सोचा नहीं कि दादी तो माँ जितनी भी पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो काला अक्षर भैंस बराबर है कि उसे कहाँ से इतनी इंग्लिश आती है। कहाँ से? वो यहाँ से कि वो अपनी सहेली के घर जाकर उनकी पोती से इंग्लिश में कुछ शब्द सीखने को कहती है और फिर वहीं से वो ये सब रट कर आती है और अब हमारे सामने इंग्लिश बोलने का नाटक करती है, जैसे उन्होंने यही मेरे जन्मदिन पर किया था मुझे विश करके। पर दादी ऐसा करती है, ये बात आपको कैसे पता? दादी अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझती है, पर वो भूल जाती है कि आजकल की जनरेशन उनका अपडेटेड वर्जन है और आउटडेटेड। अपनी सहेली की जिस पोती से वो ये सब सीखती है वो मेरी फेसबुक फ्रेंड है और उसी ने मुझे एक दिन बताया मेरे बर्थडे पर मुझे विश करके। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता, तो उसने कहा कि कल ही मेरी दादी उसके घर गई थी और बर्थडे विश करने के लिए मॉडर्न तरीके से पूछ रही थी
और फिर वहीं बैठकर उसका रट भी लिया। ठीक वैसे ही मम्मी ने भी यही तरकीब लगाई होगी और हमारे सामने पटर पटर इंग्लिश बोल रही है। अब भैया हम मम्मी को हराएंगे कैसे? वो खुद ही हार जाएगी। इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे भैया? रात भर रट्टा मारकर इंग्लिश के 4 शब्द तो सीख लिए हैं मम्मी ने, पर असली मजा तो अब आएगा जब ये हक्का नूडल को चख भी नहीं पाएगी, क्योंकि उसे खाने का तरीका इन्हें आना तो दूर पता भी नहीं होगा। और एक बार फिर पाखी और समर ने अपनी ही माँ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ऑर्डर टेबल पर आकर लग चुका था। पाखी और समर अब वेट कर रहे थे कि कब विनीता हक्का नूडल्स को खाने के लिए अपना पहला कदम उठाए और वो दोनों जीत जाए, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी माँ से हक्का नूडल्स खाते नहीं बनेगा। समर और पाखी दोनों ही पूरे प्रयास में थे कि वो अपनी माँ को हर हाल में खुद से नीचा दिखा सके, लेकिन इस बार विनीता ने भी अपनी कमर कस ली थी कि वो किसी भी हाल में अपने आत्मसम्मान को अब नीचे नहीं गिरने देगी। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश में थी कि वो अपने बच्चों को आज सही रास्ता दिखाने की शुरुआत कर ही दे। टेबल पर ऑर्डर लगने के बाद समर ने बड़े ही ताव में कहा कि मम्मी पहले आप चक्कर बताइए कि ये सब कैसा है, उसके बाद मैं और बाकी भी खा लेंगे। विनीता समझ गई थी कि उसके बच्चे उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए विनीता ने नूडल्स को खाना शुरू कर दिया। इसके बाद पिज्ज़ा का एक बाइट और फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ एक चुस्की मारी और अगले ही पल बोला, इट्स सो डिलीशियस। और फिर अपनी रफ्तार बढ़ाकर वो खाने में लग गई। विनीता ने अपने बच्चों को ऐसे दिखाने की कोशिश की वो उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, पर वो चुपचाप दोनों की ही बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। अपनी माँ को ऐसे खाते देखकर और खुद को अपनी माँ से हारा हुआ देखकर समर को बहुत गुस्सा आने लगा और वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया और उसने बहुत ही गुस्से में पाखी से कहा कि चल पाखी यहाँ से, मुझे अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना है। तभी विनीता ने कहा, क्यों? मुझे खाते देखकर क्या तुम दोनों ये फास्ट फूड खाना भूल गए हो? एनीवे वेटर, विनीता ने वेटर को आवाज़ लगाई। वेटर आकर विनीता के पास खड़ा हो गया। विनीता अपने उसी नए अंदाज में उठी और उसने अपने पर्स से 50 का नोट निकालकर वेटर को देते हुए कहा कि आपके यहाँ का फास्ट फूड बहुत ही अच्छा था और आपकी सर्विस भी, इसीलिए मैं आपको ये टिप दे रही हूँ। बाकी का जो बिल है वो आप इन दोनों से ले लीजिएगा। इतना कहकर विनीता वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। बिल पेमेंट की बात सुनकर पाखी और समर दोनों ही घबरा गए और वो भागकर विनीता के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि ये क्या मजाक है, आप अपनी बात से पलट नहीं सकती। आपने कहा था कि आप आज का बिल पेमेंट करेगी, तो फिर आप ऐसे बिना बिल पेमेंट किए कैसे जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती हूँ मैं यहाँ से? कौन रोकेगा मुझे? तुम दोनों ये मत भूलो कि तुम दोनों अपनी माँ से बात कर रहे हो। और बात रही बिल पेमेंट की, तो शायद तुम्हारी मेमोरी कमज़ोर हो गई है, घर में रहकर, मेरी नहीं। मैंने ये कहा था कि अगर मुझसे बाहर कैफ़े में फ़ास्ट फूड खाते नहीं बना तो मैं ना सिर्फ आज का बल्कि हर रोज़ का तुम दोनों का बिल पेमेंट करूँगी। लेकिन जो भी मैंने किया उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई भी बिल पेमेंट करने की ज़रूरत है। तो अब तुम दोनों करो बिल पेमेंट, मैं तो चली घर। तभी परेशान होकर समर ने कहा कि पर हम कहाँ से देंगे इतने पैसे? ये तो शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम दोनों को। तब तो तुम दोनों को लगा था कि तुम दोनों ही सबसे स्मार्ट हो, बाकी तुम्हारे सामने वाला तो बेवकूफ़ है। मैं तो अब जा रही हूँ, बहुत खा लिया, अब नींद आ रही है मुझे तो। तभी पाखी ने गुस्से से विनीता से कहा, कैसी माँ है आप? अरे आप अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं?
अरे आप में और सौतेली माँ में फिर फर्क ही क्या बचा। विनीता को अब पाखी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकी और उसने पाखी से कहा कि अच्छा, जब एक बच्चा अपनी माँ का हर जगह अपमान करे, उसका मजाक उड़ाए, तब वो बच्चा है, बच्चा सही है। और जब एक माँ अपने लिए स्टैंड ले तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो एक माँ है। वो माँ है, इसीलिए वो अपने बच्चों की लात मार सब सहे। और बच्चे बस अपनी माँ का अपमान पर अपमान करते जाए। क्या बच्चों का ये फर्ज नहीं है कि वो अपनी माँ की कमजोरी पर हंसने की जगह उसकी ताकत बने। आज अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी सोच से आगे निकल गई तो तुम दोनों ने अपनी सगी माँ को सौतेली माँ के साथ उसकी तुलना कर दी। और यही काम जो कि तुम दोनों मेरे साथ हर रोज करते रहे हो और आज भी कर रहे हो, अगर मैं भी तुम्हारी तुलना सौतेले बच्चों से कर दूं तब? और तुम दोनों ये अकड़ मुझे दिखा रहे हो ना। मुझे पता है कि तुम्हें बिल पेमेंट करने पर ये गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि इस बात पर आ रहा है कि तुम्हारी पढ़ी लिखी गंवार माँ को इतनी इंग्लिश और ये सब ज्ञान कहाँ से मिल गया। अब तुम दोनों हर वक्त मेरा मजाक कैसे उड़ा पाओगे? विनीता की बात सुनकर पाखी और समर दोनों की ही नज़र झुक गई। विनीता की आंखों में आज वो गुस्सा था जिससे वो अपने बच्चों से आज खुलकर अपनी बात कह पा रही थी। और तभी विनीता ने अपने दोनों बच्चों को 1000 रुपये देते हुए कहा कि बहुत अफसोस हो रहा है ना तुम दोनों को कि तुम दोनों आज अपनी कम पढ़ी लिखी गंवार माँ से हार गए। पर सच कहूँ तो आज मुझे जीत कर भी तुम दोनों से ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं अपने बच्चों से ही जीत गई, जिन्हें मैंने जन्म दिया, जिन्हें अपनी माँ के सिवा और कोई भी अपनी चाल चलने और उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं मिला। क्योंकि एक माँ हमेशा अपने बच्चों को जीतता हुआ देखना चाहती है, भले ही फिर ये लड़ाई खुद उससे ही क्यों ना हो। इतना कहते कहते विनीता की आंखों से आंसू और उसका गला भरने लगा था। वो अपने बच्चों के सामने कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, इसीलिए वो वहाँ से इतना कहकर घर की तरफ चली गई। विनीता के घर पहुँचते ही हीरा देवी का अपना ही नाटक चालू हो गया। वो दरवाजे पर खड़े होकर बहुत देर से विनीता के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी और दूर से ही जैसे उन्हें विनीता घर आते हुए देखी तो उन्होंने अपना नाटक शुरू कर दिया। हाय राम, अब इस बुढ़ापे में ना जाने क्या दिन देखने को पड़ेंगे। अरे तूने शांति की क्या किस्मत दी है भगवान। दो दो बहुएं हैं जो दिन रात बस अपनी सास को अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है, और एक हमारे घर की कम पढ़ी लिखी गंवार बहू है जिसे अपनी सास को आंख दिखाने से भी फुर्सत नहीं है। अरे पाप लगेगा पाप, मुझ बुढ़िया पर इतने जुल्म ढाकर। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। विनीता बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी सास ये सब उसे देखकर कर रही है, पर अब विनीता ने भी ठान लिया था कि वो अनिकेत को उनकी माँ की हकीकत दिखा के रहेगी। क्योंकि हीरा देवी ने हमेशा ही अपनी जी जान लगाकर मेहनत की थी कि वो अनिकेत के दिल में कभी भी विनीता के लिए प्यार तो क्या, हमदर्दी भी पैदा ना होने दे। और इसके लिए उन्होंने हमेशा ही एक से बढ़कर एक चाल चली थी, और आज इसीलिए विनीता एक एक करके उनके हर झूठ से पर्दा उठाना चाहती थी। शाम का वक्त हो रहा था और अनिकेत के घर लौट आने का वक्त भी। अभी तक हॉल में सब्जी और आटा वैसे ही पड़े हुए थे और घर में खाने के नाम पर कुछ भी नहीं बना था। विनीता और विनीता के दोनों बच्चे भी बाहर से खाकर घर आ चुके थे और दोनों ही अपने कमरे में थे। आज विनीता ने भी उनको जो सबक सिखाया था उसके बाद वो दोनों भी बहुत गहरी चिंता में थे। विनीता भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी और उसकी ये हरकत देखकर हीरा देवी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें तो बस अब अपने बेटे के घर लौट आने का इंतजार था, क्योंकि अब उन्होंने भी ठान लिया था कि वो विनीता को अपने बेटे से घर से धक्के मरवा कर ही सांस लेगी।
शाम ढलने लगी और अंधेरा छाने लगा। तभी अनिकेत अपने ऑफिस का काम खत्म करके जैसे ही घर पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर हॉल के बीचों बीच आटा और सब्जी बिखरे पड़े हुए हैं। ये देखकर अनिकेत को बहुत गुस्सा आया और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि किसकी इतनी हिम्मत जो घर में अन्न का अपमान कर रहा है। अनिकेत का इतनी गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर सभी अपने कमरे से भागकर बाहर हॉल में आ गए। हालांकि विनीता को इस बात की खबर थी कि अनिकेत ये सब देखकर गुस्सा ही होने वाला है, क्योंकि हीरा देवी ने पहले भी अनिकेत और विनीता के बीच झगड़ा कराने के लिए सब किया था। पर तब विनीता चुपचाप अनिकेत के घर आने से पहले ही ये सब कुछ साफ कर देती थी या फिर अपनी सास की बात मानकर उनसे माफ़ी मांग लेती थी। पर तब भी हीरा देवी का मन नहीं भरता था और वो विनीता को अनिकेत से डांट खिलाकर ही सांस लेती थी। और आज भी हीरा देवी ने यही सोचा था कि वो आज अपने बेटे से अपनी कम पढ़ी लिखी गंवार बहू को न सिर्फ डांट खिलवाएगी बल्कि उसे धक्के मरवाकर घर से बाहर भी निकलवाएगी। अनिकेत ने सबको बाहर आता देखकर एक बार जोर से फिर चिल्लाकर पूछा कि आखिर ये सब किया किसने है। तभी हीरा देवी भागकर अपने बेटे के बगल में आकर खड़ी हो गई और कहा कि और कौन करेगा ये सब इस घर में, आज ही तो आई है ये महारानी और आते ही इसने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। ये सब इसका ही किया धरा है। अपनी माँ की बात सुनकर अनिकेत ने विनीता की तरफ घूर कर देखा। विनीता अपनी बात कह पाती कि तभी अनिकेत ने विनीता का हाथ जोर से पकड़ा और खींचता हुआ उसे घर से बाहर ले जाने लगा। तभी विनीता ने अनिकेत को जोर से धक्का दिया और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। धक्के की वजह से अनिकेत का सिर दीवार से टकराते टकराते बचा और वो जैसे ही उठकर दोबारा से विनीता की तरफ बढ़ा, तभी विनीता ने अनिकेत का हाथ ही पकड़ लिया और कहा, खबरदार जो अब मुझे हाथ भी लगाने के बारे में सोचा, वरना मैं अभी थाने जाकर आपको जेल भिजवा दूंगी। अनिकेत और हीरा देवी ये सब देखकर हैरान रह गए कि अचानक से विनीता के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। इंग्लिश के 4 शब्द बोलने तक तो सब ठीक था, पर अपने पति को धक्का तक दे देना ये सब की सोच से परे था। हीरा देवी ने आग में घी डालने का काम करते हुए कहा कि तू अपने पति को जेल भिजवाएगी। तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं तुझे, और आपने अपने बेटे को क्या संस्कार दिए हैं? अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करना, उसका अपमान करना, हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालना। विनीता को अपनी माँ से ऐसे बात करता देखकर अनिकेत का गुस्सा और भी बढ़ने लगा और उसने विनीता से कहा कि तुम अपनी हद में रहो, वरना जो आज तक नहीं हुआ मैं आज वो भी कर दूंगा। आज तक आपने ऐसा क्या नहीं किया मेरे साथ जो अब भी बाकी है। आज तक मैंने अपने पति होने से के अधिकार से तुम्हें कभी मारा नहीं है, वरना आज ये कसर भी पूरी हो जाएगी। पति होने का मतलब ये नहीं होता कि पति को अपनी पत्नी का अपमान और उसके साथ मारपीट करने का लाइसेंस मिल गया है, या फिर एक पति जोर जबरदस्ती अपनी पत्नी के साथ कर सकता है। बल्कि पति तो वो होता है जो हर हालातों में अपनी पत्नी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देता, क्योंकि एक पति का अभिमान भी कहीं ना कहीं उसकी पत्नी के स्वाभिमान से जुड़ा होता है। और अगर पति अपना कर्तव्य या फर्ज भूल जाए और अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाने लगे, तब एक पत्नी को भी ये पूरा अधिकार है कि वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने पति पर पलटवार कर सकती है। तो मुझे एक थप्पड़ मारने से पहले मेरे पतिदेव ये जरूर याद रखना कि पत्नी मैं भी हूँ आपकी, और ये अधिकार मेरा भी हो सकता है। विनीता की हिम्मत और बात सुनकर अनिकेत ये बात अच्छी तरह से जान गया कि अब विनीता के अंदर एक अलग ही बदलाव आ चुका है। इसीलिए उसने अपने गुस्से को थोड़ा काबू में कर लिया। पर हीरा देवी को अभी भी विनीता की हिम्मत का अंदाजा नहीं हुआ और वो अपने बेटे के पक्ष में विनीता से लड़ने लगी। उन्होंने अनिकेत को पीछे करके खुद आगे
आते हुए कहा कि तुम कम पढ़ी लिखी गवार, अपने अधिकार के बारे में क्या पता, और तू पढ़ी ही कितना है जो मेरे पढ़े लिखे बेटे को ज्ञान देने चली है। अरे तेरी इस खोखली धमकी से ना तो मैं और ना ही मेरा बेटा दोनों ही डरने वाले नहीं है। हाँ, हूँ मैं कम पढ़ी लिखी गवार, नहीं पढ़ी लिखी हूँ आपके बेटे जितनी, पर माफ करना माँ जी, मैं आपसे तो पढ़ी लिखी ही हूँ। मुझे आपकी शिक्षा पर सवाल उठाने का कोई इरादा नहीं था, पर आपने मुझे इतना मजबूर कर दिया, कम पढ़ी लिखी गवार बोल बोल कर, कि आज मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। और आप जिस अधिकारों की बात कर रही हैं, उसके लिए पढ़ने लिखने की नहीं, बल्कि आत्मबल की जरूरत होती है। गलती में तो हर कोई अपना सिर कटाने को तैयार होता है, पर बिना गलती के कोई सूली चढ़ने को तैयार हो, ये तो मैंने कभी भी और कहीं भी नहीं सुना है। इंसान की मजबूरी उससे काम करवाती है, लेकिन जिस दिन ये मजबूरी उस इंसान की ताकत बन जाती है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसका फायदा नहीं उठा सकती। और आप ही बताइए मुझे कि अगर पिताजी आपके साथ ऐसा करते तो क्या तब भी आप ऐसे ही बोलती उनको? क्या आप अपने लिए आवाज नहीं उठाती? विनीता के सवाल से हीरा देवी की बोलती बंद हो गई, पर अपनी बहू से हार जाना ये तो हीरा देवी को कभी भी गवारा नहीं था। इसीलिए उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा कि बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी। बड़ों की इज्जत और सम्मान करना तो जैसे शायद याद ही नहीं है तुझे। याद था मुझे माँ जी, जब तक मैं कम पढ़ी लिखी गवार बहू थी ना, और जब तक मैंने इंग्लिश नहीं सीखी थी, तब तक मुझे बड़ों की ना सिर्फ इज्जत और उनके मान सम्मान का ख्याल था, बल्कि उनके लात और गाली का भी ख्याल था। पर जिस दिन आपके बेटे की तरह मैंने ये विलायती पढ़ाई की है ना, सारे संस्कार भूल गई हूँ। इसीलिए अब इस घर में रहने वाले सभी लोग मुझसे सोच समझ कर बात करें तो उनके लिए ही अच्छा होगा। और हाँ, मैं आज तो खाना बना रही हूँ, पर कल से माँ जी आपने अगर किचन में मेरी मदद नहीं की तो मैं सिर्फ अपने लिए खाना बनाऊंगी, सिर्फ अपने लिए। विनीता अपनी बात कहकर किचन की तरफ चली गई, और पाखी और समर ने तो आज सुबह ही अपनी माँ के हाथों अच्छी खासी बेइज्जती खाई थी, तो वो भी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। लेकिन विनीता की इस हरकत को ना तो अनिकेत बर्दाश्त कर पा रहा था और ना ही हीरा देवी, क्योंकि विनीता की इस हरकत से कहीं ना कहीं अनिकेत के अहम को ठेस पहुंची थी। तो हीरा देवी को इस बात का डर था कि अगर विनीता ऐसे ही हर बात पर पलटवार करती रही तो वो उसे अपनी उंगलियों पर नचा नहीं पाएगी। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे अनिकेत के कान भरना एक बार फिर शुरू कर दिया और कहा कि देखा बेटा, तूने इस औरत को, ये सारी गलती तेरे बाबूजी की है ना। वो अपने दोस्त की बातों में आकर उसकी लड़की देखने जाते, और ना ही आज ये हमारे घर की कम पढ़ी लिखी गवार बहू बनती। अरे कोई पढ़ी लिखी लड़की आती तो। तभी अनिकेत ने कहा कि कोई पढ़ी लिखी आती तो क्या वो अपने सर पर आपको बैठा कर रखती? अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती है। एक तो वैसे भी इस विनीता ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, और ऊपर से आप लगी है। मुझे तो अब ये औरत एक पल के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं है, पर मैं भी मजबूर हूँ। बिना तलाक दिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं कल ही वकील के पास जाऊँगा और इसका कोई न कोई इलाज करके आऊँगा। पर तब तक माँ प्लीज आप भी थोड़ा शांत रहिएगा और मुझे अपना काम करने दीजिएगा। तू कहना क्या चाहता है कि मैं जाकर उसके पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांग लूं? तू अपनी माँ की इज्जत को उस गवार के सामने गिराना चाहता है? नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आपको बस ये कह रहा हूँ कि आप भी उसे अपने तरीके से हैंडल करिए। हर बात के लिए मेरा मुंह ताकना भी तो ठीक नहीं है। आप जैसी मर्जी आए वैसे उसके साथ पेश आइए। बस मुझे अपने तरीके से और आप अपने तरीके से काम करिए। और वैसे भी ये विनीता कुछ ही दिनों की मेहमान है, फिर तो इसके पंख तोड़कर इसे मैं जमीन पर ही पटक दूंगा।
अनिकेत अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया और इधर विनीता रात के डिनर में लग गई। वो बाहर से तो सबसे लड़ रही थी, पर अंदर ही अंदर उसे सबके लिए बहुत बुरा लग रहा था, और खास करके उसे अपने बच्चों के लिए दुख लग रहा था कि वो न जाने कितने ही दिनों से घर का खाना नहीं खाए होंगे। विनीता ने सबकी पसंद का कुछ न कुछ बनाया, पर अपने नए अंदाज के साथ। 9 बज चुके थे और विनीता का डिनर भी रेडी हो चुका था। विनीता ने खाने को डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए सबको आवाज दी खाना खाने के लिए, जिस पर हीरा देवी सबसे पहले ही कुर्सी पर आकर बैठ गई और एक एक करके सभी बर्तनों को चेक करने लगी कि आज खाने में क्या बना है। थोड़ी ही देर में दोनों बच्चे और अनिकेत भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। विनीता ने सभी के लिए खाना परोसा और खुद भी जाकर सबके साथ बैठकर अपने लिए प्लेट निकालने लगी। ये देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर किसी ने कुछ नहीं कहा सिवाय हीरा देवी के। हीरा देवी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा कि अब क्या तू भी हम लोगों के साथ बैठकर खाना खाएगी? क्यों नहीं? जब मैं आप लोगों के लिए खाना बना सकती हूँ तो आप लोगों के साथ बैठकर खाना खा भी सकती हूँ, पर आप लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। विनीता की इस बात से हीरा देवी का तो मुंह बन गया, पर अनिकेत को बहुत गुस्सा आया। लेकिन बहुत दिनों के बाद घर का और भी इतना लाजवाब खाना खाने को देखकर अनिकेत से बिना खाए उठा नहीं गया, और वो चुपचाप अपने गुस्से को पी गया और खाना खाने लगा। विनीता भले ही सबके साथ बैठकर खाना खा रही थी, पर उसका ध्यान अपनी प्लेट से ज़्यादा दूसरों की प्लेट पर था कि किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। और जब भी किसी को कोई चीज़ लेनी होती तो विनीता पहले ही उसे लेने के बहाने से खाने से उठकर लेने लगती, और खुद की प्लेट में डालने के बहाने से वो सामने वाले की प्लेट में डाल देती, जिससे वो बिना रुकावट के अपना खाना खा सके। विनीता को कोई भूख नहीं थी, उसे तो बस अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाना था। वो भी उसने 2-4 ही निवाले खाए, और चोरी चोरी सबको खाता देखकर उसका पेट उन्हें देखकर ही भर गया। तभी खाते खाते अनिकेत की नज़र उसी गिरे हुए आटे और सब्जी पर पड़ी, तो उसने गुस्से से विनीता की तरफ घूरते हुए कहा कि ये अनाज अभी तक यहीं पड़ा हुआ है, तुमने इसे उठाया क्यों नहीं अभी तक? तुम एक गृहिणी होकर अन्न का ऐसे अपमान कैसे कर सकती हो? बिना तलाक के तुमसे कम से कम इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि तुम इस घर और मेरे दिन रात की कमाई का इतना मान तो रख सको, वरना खुद कमाओ और फिर करो पैसे की बर्बादी जितनी करनी है, पर अपने पैसे से ना कि दूसरे के पैसों से। विनीता अनिकेत की बात सुनकर भी चुप बैठी रही। ये देखकर अनिकेत को बहुत गुस्सा आया, और उसने फिर से अनिकेत से कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे? आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये सब मुझसे बोल रहे हैं, पर हकीकत में ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि आपकी माँ के लिए है, तो जवाब भी वो देगी ना, मैं थोड़ी। अनिकेत ने हैरानी से पूछा कि तुम्हारी गलती की सफाई मेरी माँ क्यों देगी? क्योंकि ये गलती मैंने नहीं बल्कि आपकी माँ ने ही की है। क्या ये सब माँ ने किया है, तुमने नहीं? मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी माँ ने अपने ही घर पर अपने बेटे की कमाई का ऐसा अपमान किया हो। तुम पक्का झूठ बोल रही हो, अपनी गलती की पोटली मेरी माँ के सर पर रखने की कोशिश कर रही हो। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद अपनी माँ से एक बार तो पूछ कर देखो। अनिकेत ने बड़ी हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि विनीता क्या कह रही है माँ? ये सब आपने किया है? अब हीरा देवी के गले से निवाला ही नहीं उतर रहा था, क्योंकि अगर उन्होंने अपने बेटे से सच कहा तो वो अपने बेटे की नज़र में गिर जाएगी, जो शायद उनकी ज़िंदगी में पहली बार होता, और अगर झूठ बोलती तो ये विनीता उन्हें सुकून से खाना भी नहीं खाने देती। अब तो हीरा देवी बड़ी बुरी फंसी अपने ही जाल में। जो गड्ढा अपनी कम पढ़ी लिखी गंवार बहू को गिराने के लिए उन्होंने सुबह से शाम तक खोदा था, अब उसमें वो खुद ही गिर चुकी थी।
हीरा देवी को जवाब देने में बहुत देर हो रही थी। इधर अनिकेत की हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि विनीता की बात का। इसीलिए वो बार बार अपनी माँ से बस एक ही सवाल पूछे जा रहा था। तभी परेशान होकर हीरा देवी ने कहा कि हाँ, मेरे ही हाथों हुआ है इस अन्न का अपमान। पर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मुझसे ये सब मजबूरी में करवाया गया है। और ये सब तेरी पत्नी विनीता ने करवाया है। अरे, इसने घर पर आते ही मुझे इतना प्रताड़ित किया कि मैं परेशान हो गई और गुस्से से मैंने इसे फेंक दिया। मुझे बहुत दुख है कि विनीता की वजह से मेरे हाथों ही अन्न देवता का अपमान हुआ है और मेरे बेटे की कमाई का भी। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। और फिर हीरा देवी ने अपने मगरमच्छ के आंसू टपकाने शुरू कर दिए। विनीता को अपनी सास की ये चालाकी देखकर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और अपने पति पर तरस भी। फिर एक बेटा अपनी माँ पर आंख बंद करके भरोसा किए जा रहा है और एक माँ है जो अपने बेटे के भरोसे का बार बार फायदा उठा रही है। अब एक औलाद अपनी माँ पर भी भरोसा ना करे तो किस पर करे। पर शायद कलयुग से ही कहते हैं, जहाँ पर अपना कोई अपना है ही नहीं। और इसीलिए ये भी कहते हैं कि आंख बंद करके अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। विनीता ने उस वक्त अपनी सास के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति उसकी एक नहीं सुनेगा। अगर उसने जब फिर से उसकी माँ के बारे में कुछ भी कहा तो वो उल्टा विनीता को ही चार बातें सुना देगा। अरे नहीं माँ, आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। जिसकी करनी है फल भी उसी को भोगना पड़ेगा। पर माँ, आपको भी अन्न को ऐसे पड़ा नहीं रहने देना चाहिए था। जब आप ही घर में सबसे बड़ी होकर ऐसा करेगी तो फिर बाकी सबका क्या होगा? क्योंकि छोटे तो बड़ों को ही देखकर सीखते हैं। जैसा बड़े करते हैं वैसा ही छोटे भी करने लगते हैं, चाहे फिर वो सही हो या गलत। हीरा देवी की चाल तो कामयाब हो गई थी, पर आज पहली बार उनकी ये चाल उनके बेटे के सामने आ गई थी, जिसे अनिकेत ने भी शांति से ही पर अपनी माँ को न जाने कितनी बातें बोल दी, जिसे सुनकर हीरा देवी का खून खोला जा रहा था। पर वो चुपचाप सिर नीचे करके अपने बेटे की बात को सुनती रही और मन के अंदर ही अंदर विनीता के लिए नफरत को बढ़ाती रही। जो कुछ भी हुआ था उसमें पूरी गलती हीरा देवी की थी, पर उसका दोष वो खुद नहीं बल्कि विनीता को दे रही थी कि आज इतने सालों में पहली बार विनीता की वजह से उन्हें उनके बेटे की चार बातें सुननी पड़ी, जो उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए अब हीरा देवी ने भी ठान लिया था कि वो अब विनीता से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। डिनर हो गया और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। सबके जाने के बाद विनीता किचन में जाकर खुशी से उछलने कूदने लगी, क्योंकि आज पहली बार उसने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाया था, जो उसके लिए एक सपने जैसा था। पर उसकी हिम्मत ने आज आखिर उसके इस सपने को पूरा कर ही दिया था। अपना सारा काम निपटा कर विनीता अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और आज उसे बड़ी ही सुकून की नींद आई। पर हीरा देवी को तो बड़ी बेसब्री से आने वाली सुबह का इंतजार था, क्योंकि उन्होंने अब अपना बदला लेने का रास्ता ढूंढ लिया था। अगली सुबह क्या करने वाली है हीरा देवी और क्या क्या कठिनाई है विनीता के जीवन में, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।